हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यासी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 11th बायो के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में 3 या 4 या 5 नंबर में आ सकते हैं। हम आपको बताते जाएंगे कि ये क्वेश्चन कितने नंबर में आ सकता है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न ऊतकों का वर्णन कीजिए। देखिए, आप ये भी देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन 2 साल लगातार आया है, 2019 में और 2020 में। तो इसमें सबसे पहले आपको उसके विभिन्न भागों का छोटा रूप में वर्णन करना है, फिर उसके बाद में उसका चित्र बनाना है। तो जो वर्णन आपको यहाँ पे दिया गया है आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको देख के आप अपने अकॉर्डिंग इसका वर्णन कर सकते हैं। तो मैं पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। सबसे पहला है बाह्य त्वचा। यह सबसे बाहरी एक कोशिकीय क्यूटिकल युक्त परत होती है जिस पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में है बलकुट, उसके बाद में है हाइपोडर्मिस, देन सामान्य कॉर्टेक्स, फिर आती है हमारी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बारे में, यह आंतरिक एक कोशिकीय स्तर है। ढोलक के आकार की इन कोशिकाओं में मंडकण अधिक संख्या में पाए जाते हैं और इन पर एक आच्छद भी पाया जाता है। उसके बाद में है पेरिसाइकिल और ये है हमारे द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट। यहाँ पे आपको इस तरीके से चित्र बना के इसे नामांकित करना है। स्टेम हेयर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, रेजिन डक्ट, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइनम, मेडुलरी रे और पिथ। ये हमारा पहला क्वेश्चन था और यहाँ तक मज्जा रश्मियाँ तक इसका वर्णन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसी यूकैरियोटिक पादप अथवा जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जो ये क्वेश्चन है ये हमारी कोशिका जीवन की इकाई में से लिया गया है और यह लगातार 3 बार आ चुका है, 2018 में और 2022 में इसके आने के चांस हैं और यह इतने तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, ये यूकैरियोटिक पादप कोशिका का है और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी आ सकता है, जिसमें मुख्य अंतर ये है कि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जैसे इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न पदों को समझाइए। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को केवल रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगर पदों को समझाने के लिए आए तो आपको उसको लिख के समझाना है और केवल चित्र द्वारा रेखा चित्र बनाना हो तो आप सिर्फ उसका चित्र बना सकते हैं जो आगे दिया हुआ है। तो इसके पदों का वर्णन करने के लिए आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग करेंगे प्रथम फास्फोरिलेशन से। प्रथम फास्फोरिलेशन के बाद में अगला है समव्यवीकरण, द्वितीय फास्फोरिलेशन, फिर उसके बाद में होता है हेक्सो शर्करा का विखंडन, फिर होता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण। उसके बाद में आप देखिए ग्लाइकोलाइसिस को इस चित्र के द्वारा आप समझा सकते हैं। सबसे पहला होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक शर्करा है। इसका हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में एक एटीपी लगाकर ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन होता है। फिर आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदलता है। फिर फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर एक और एटीपी को लेकर फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में बदलता है। फिर उसके बाद में आपने यह केल्विन चक्र में पढ़ा था कि एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में हमारा फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में बदलता है। उसके बाद में इस प्रकार ये पूरा चक्र चलता रहता है जहाँ पर लास्ट में 2 एटीपी यहाँ से और 2 एटीपी यहाँ से 4 एटीपी बनते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एक एटीपी इधर और एक एटीपी इधर लगा होता है, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस में टोटल यहाँ पर 2 एटीपी ही बन पाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर बताइए। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में अंतर हम देख सकते हैं। यह क्रिया आक्सीय एवं अनाक्सीय दोनों ही प्रकार के श्वसन में होती है। यह केवल आक्सीय श्वसन में होती है। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही है। उसके बाद में देखिए, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है तथा
जो क्रेब्स चक्र की क्रिया है यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। यह क्रिया एक रेखीय पथ में होती है, यह क्रिया एक चक्रीय पथ में होती है। और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है, लेकिन क्रेब्स चक्र में एसिटिल कोएंजाइम ए के पूर्ण विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से एटीपी एवं एनएडीएच के 2 अणु बनते हैं, लेकिन क्रेब्स चक्र में एसिटिल कोएंजाइम के 2 अणुओं से एनएडीएच के 6 अणु तथा एफएडीएच2 एवं एटीपी के 2 अणु बनते हैं। यह क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आ सकता है, जिसमें आप पहला पॉइंट देखेंगे, पादप कोशिका सेल्यूलोज की बनी दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति ही नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। हरित लवक की सहायता से यह अपना भोजन बनाने में समर्थ होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में हरित या अन्य प्रकार के लवक नहीं पाए जाते, अतः इनमें भोजन बनाने का सामर्थ्य नहीं होता है। इनमें तारककाय नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के समीप तारककाय पाए जाते हैं, जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है, इनमें एक या अधिक रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। केंद्रीय रिक्तिका की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य व केंद्रक परिधि की ओर सीमित होते हैं। इनमें रिक्तिका या तो छोटी होती हैं या अनुपस्थित होती हैं। देखिए, पादप कोशिकाएं में जब पादप कोशिका छोटी होती है तब रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जब पादप कोशिका बहुत वृद्ध हो जाती है तब रिक्तिकाएं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। किसमें? पादप कोशिका में। अब अगला देखते हैं, कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका में कोशिका पट्ट द्वारा 2 भागों में बट जाती है कोशिका। आपने जब ये अगला चैप्टर नंबर 11 कोशिका द्रव्य का विभाजन जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि पादप कोशिका विभाजन के समय एक पट्ट का निर्माण करती है, जिस पर रेजिन एवं काइटिन का जमाव हो जाता है, तथा जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता है। कोशिका विभाजन के समय जंतु कोशिका अंतर्वलन खांच द्वारा 2 भागों में बट जाती है तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। अगला है, ये कोशिकाएं अपने लिए आवश्यक सभी अमीनो अम्ल, विटामिन एवं कोएंजाइम का संश्लेषण कर सकती हैं। कौन? पादप कोशिकाएं। लेकिन जंतु कोशिकाएं पदार्थों का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाती हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके कार्य लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। इस कोशिकांग के कोई 2 कार्य लिखिए। यह क्वेश्चन 2018 तथा 2019 यानी लगातार 2 साल पूछा गया है। तो इसमें सामान्य माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई शलाका या लगभग जूते के समान रचना होती है, जो लाइपोप्रोटीन के दोहरे आवरण से घिरी होती है। आप भी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसमें एफ कण पाए जाते हैं और क्रिस्टी पाई जाती हैं, मैट्रिक्स पाई जाती है। ये था हमारा इसका क्वेश्चन और इसका वर्णन ये दिया हुआ है। आप चाहें तो इसके अलावा अपने मन से भी इसका वर्णन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। देखिए, रक्त यह गहरे लाल रंग का द्रव संयोजी ऊतक है। लसिका एक रंगहीन या हल्के पीले रंग का द्रव संयोजी ऊतक है। दोनों ही संयोजी ऊतक है, लेकिन रुधिर लाल रंग का होता है तथा लसिका हल्के पीले रंग की होती है। इसमें आरबीसी, रुधिर में आरबीसी उपस्थित होती हैं, लसिका में आरबीसी अनुपस्थित होती हैं। रुधिर में डब्ल्यूबीसी कम मात्रा में पाई जाती हैं, लसिका में डब्ल्यूबीसी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। रुधिर में प्रोटीन, इसमें घुलनशील प्रोटीन अधिक तथा अघुलनशील प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें किसमें? लसिका में घुलनशील प्रोटीन कम तथा अघुलनशील प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऊतकीय संपर्क, रक्त ऊतकों से परोक्ष रूप से संपर्क में रहता है, लेकिन लसिका ऊतकों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहती है, यानी डायरेक्टली जुड़ी होती है। बहाव की दिशा, रक्त का बहाव हृदय से ऊतकों को व ऊतकों से हृदय को दोनों दिशा में होता है, लेकिन लसिका का बहाव केवल एक दिशा में होता है। आप चाहें तो आप ये वाला खांचा ना बनाकर आप सिर्फ रुधिर और लसिका में सामान्य अंतर ऐसे ही लिख सकते हैं कि इसमें आरबीसी पाई जाती हैं, इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉकरोच के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें आपको यदि वर्णन याद हो तो ठीक है, नहीं तो इसका सिर्फ ये चित्र आता है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो सिर्फ इसका ये चित्र बस याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। लाइसोसोम जो कि एक कोशिका का कोशिकांग है, इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है लाइसोसोम इकाई कला से घिरे कोशिकांग हैं जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट आदि भरे होते हैं। इन एंजाइमों का उपयोग क्षतिग्रस्त अंगों व कोशिकाओं के पाचन हेतु किया जाता है। देखिए, लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो खराब हुए कोशिकांगों को या फिर खराब हुई चीज़ों को पचा सकते हैं। यदि किसी कोशिका के सारे लाइसोसोम फटकर अपने एंजाइम मुक्त कर दें तो कोशिका द्रव्य सहित सभी कोशिकांगों का पाचन कर उन्हें नष्ट कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। टेडपोल की पूंछ की कोशिकाएं वयस्क मेंढक बनते समय होने वाले कायांतर में लाइसोसोम द्वारा ही नष्ट की जाती हैं। देखिए, अगर कहीं पे टेडपोल यानी कि मेंढक का लार्वा, यदि वो उसकी पूंछ की कोशिकाएं वयस्क मेंढक बनते समय यदि उसके टेडपोल यानी उसकी पूंछ में लाइसोसोम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जब वह वयस्क बन रही होती है तो वह फट जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि टेडपोल की मृत्यु हो जाती है। और इसी तरीके से अगर सभी लाइसोसोम फट जाएं तो हमारे सभी कोशिकांगों को वो पचाने की क्षमता रखता है। कौन? लाइसोसोम। इसीलिए उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है C3 और C4 पौधों में अंतर लिखिए। मैं पढ़ूंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए अच्छा होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी एवं अनाक्सी श्वसन में अंतर, आप इसको तो तैयार करके ही जाएं। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें श्वसन में ऑक्सीजन के साथ CO2 एवं जल बनता है और अनाक्सी श्वसन में इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, जो आप जानते हैं C2H5OH मतलब ईस्ट या कार्बनिक अम्ल बनता है। ठीक है, और आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 38 ATP बनते हैं, इसमें 2 ATP बनते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस वाला हम पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में अंतर, ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि लिखिए। ये क्वेश्चन शायद आपने ना पढ़ा हो, ये आगे का श्वासोच्छ्वास एवं गैसों का विनिमय से लिया गया है। इसमें निःश्वसन एवं निःश्वसन के बारे में आपको बताना है। देखिए, श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है कि गैसों को अंदर करना, यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस क्रिया को ही हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो निःश्वसन, इस क्रिया के दौरान डायाफ्राम का संकुचन होता है जिससे वह चपटा हो जाता है। बाह्य इंटरकोस्टल पेशियों के संकुचन से स्टर्नम, पसली, पिंजर बाहर की ओर निकल जाते हैं। या फिर सीधी सी बात है, निःश्वसन का मतलब है शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना, और निःश्वसन का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अशुद्ध वायु को बाहर करना। आप अपने शब्दों में इसका उत्तर कर सकते हैं। एक बार आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है रुधिर में CO2 के परिवहन को समझाइए। या फिर यह इस तरीके से आ सकता है कि श्वसन क्या है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को समझाइए। तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मदद से खाद्य पदार्थों के ऑक्सीजन में ऊर्जा मुक्त होती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।